हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता है कि हम लोग कवर कर रहे हैं PT 365 एंड ये हम लोग कवर कर रहे हैं विज़न का। ठीक है, तो इसी में हम लोग ध्यान रखेंगे कि आगे हम लोग को करना था कवर। तो जैसा कि आपको पता है कि PT 365 पॉलिटी का हम लोगों ने कर लिया है एंड कुछ सेक्शन बाकी है, उसको अभी भी मैं होल्ड पे रखा हूँ, तो उसको भी जल्द कवर करेंगे। तो इसमें क्या है कि मैं सेक्शन वाइज कर रहा हूँ इसका। तो PT 365 अभी जो हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट का, इसको हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे वाला सेक्शन। इसमें हम लोग पोल्यूशन पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे कि क्या क्या न्यूज़ में रहे हैं और क्या स्टेप लिए गए उन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे कि दिसंबर का भी है, एक और अपडेट आएगा तो उसके बाद हम लोग उसको भी कवर करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका बारी बारी से कवर कर रहा है। ठीक है, तो आपसे अगर रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड तक शेयर करें। सो थैंक यू। चलते हैं अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे। तो आज का हम लोग का टॉपिक हो जाता है, ये हम लोग को पढ़ना है इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में रहे हैं और उनके द्वारा क्या क्या स्टेप लिया गया, क्या क्या रिपोर्ट जारी किए जाते हैं उनके द्वारा। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, मैं देखिए एक आपकी सुटेबिलिटी के लिए मैं हाईलाइटेड कर दिया हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा और ज़्यादा अटेंशन मिलता है। ठीक है, तो और वीडियो में अब अपकमिंग वीडियो में मैं ऐसा ही करूँगा। तो इस तरह से तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। ये पहला हो जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। ये सबसे एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये अगर हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट के मैटर में, तो ये इसका एक क्या है कि एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी है एंड ये क्या करता है कि इस्टेब्लिश करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा। जैसे कि जो कोई भी अगर ऐसा इसको इम्प्लीमेंट करना है, प्रमोट करना है, इन्वायरमेंट को लेकर के कोई इशू देखना है, तो इनका काम है। इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं यूएनईपी के अंदर। तो जैसे कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, एफिशिएंट फॉर्म में, तो इसका काम हो जाता है यूएनईपी का। सबसे पहले देखते हैं कि यूएनईपी स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो ये 1972 बात करते हैं, तब इसको लाया गया। और ये भी जैसे कि जो हुआ था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, तो यहाँ से इसका जेनेसिस होता है यूएनईपी का। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर हम लोग को जानना जरूरी है, ये नैरोबी केन्या में देखने को मिलता है यूएनईपी का। एंड इसमें मेंबर का बात करते हैं तो 193 मेंबर होते हैं और इंडिया तो भी मेंबर है, ऐसे पूछा जाता है, इंडिया मेंबर है। अप्रूव करते हैं, जैसे कि इसका मेन काम है वर्क और बजट के प्रोग्राम को अप्रूव करना। तो ये चीज़ इन मेंबर कंट्रीज़ का और इसमें इम्प्लीमेंट करना इनका काम हो जाता है। आगे देखते हैं, जैसे फंडिंग का बात करते हैं जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है इसमें। तो फंडिंग जो है ये रियलाइज किया जाता है, रियलाइज करता है ऑन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवर 95% ऑफ फंडिंग नीड्स। जैसे मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि ये 95% अलग अलग कंट्रीज अपने तरफ से देते हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है इस पर कि हाँ आप इतना दो, तो ये वॉलेंट्रली कंट्रीब्यूशन होता है एंड अप्रोक्स 95% वहीं से इन लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट फंड जो है ये इसका यूनिपीज का एक कोर फंड है। ठीक है, तो ये हम लोग को समझना है। तो आगे देख लेते हैं, जैसे कि होस्ट का बात करते हैं तो होस्ट करता है ये सेक्रेटरीट ऑफ वेरियस कन्वेंशंस, जैसे कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका ये काम है, जैसे कि मैंने ये पहले भी बताया कि यूएनईपी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जिसके द्वारा ये होस्ट किया जाता है। तो ये बात करते हैं, जैसे इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी का ये प्लेटफॉर्म होता है किस पे, तो ये हो जाता है आपका प्लेटफॉर्म बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट सर्विस पे, जो कि ये चीज़ है, इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं आप, IPBES। ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस, तो ये इसको लीड करता है। तो इस तरह से फिर आगे है, जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC भी आप सुने होंगे। तो ये किसके द्वारा होस्ट किया जाता है, तो ये भी यूएनईपी और साथ ही साथ WMO, जिसका कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन दोनों के द्वारा IPCC को होस्ट किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देख लेते हैं कॉमन कार्बन मैट्रिक, तो कुछ ऐसे टर्म रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन कार्बन मैट्रिक्स ये भी सपोर्ट किया जाता है यूएनईपी के द्वारा एंड ये जो होता है बेसिकली डेवलप किया गया है किसके लिए, तो एसेस करना, कार्बन फुटप्रिंट को एसेस करना। जैसे जो भी बिल्डिंग ऑपरेटिंग बिल्डिंग रहता है पूरे वर्ल्ड में, तो ये कितना कार्बन को रिलीज कर रहे हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है कार्बन में, कार्बन के इंक्रीमेंट में, इमिशंस में, तो इसको थोड़ा सा एक वॉच करता है। ये आता है कार्बन कॉमन कार्बन मैट्रिक, ये सपोर्ट किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जैसे कि मेजर ग्लोबल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। ठीक है, ये यूएनईपी के अंदर में आया, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के एग्रीमेंट हुए हैं। तो ये ग्लोबल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट क्या क्या है, तो इस पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हो जाता है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, ये वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का ये साइट्स आपको पता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 1973
73, क्योंकि 72 में आया, ठीक है, यूएनईपी। तो उसके बाद ये 73 में जो स्टेप लिया गया, ये साइट्स की कोई भी ऐसे स्पेसीज होते हैं इंडेंजर्ड स्पेसीज जो कि खतरे हैं या इन्वायरमेंट में एक तरह से बोले कि वो ज़्यादा थ्रेट में है या फिर इंस्टिट होने के पोजीशन पे हैं, तो उनके जो ट्रेड है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेड जो होता है उनके इलीगल पर्पस के लिए, तो उस पर रोक लगाया गया है। और बस कभी कभी साइंटिफिक पर्पस के लिए इंडिया में बात करें तो कुछ कुछ चीज़ पे एग्जाम्पन्स है, तो ये भी हम लोग को समझना है। कन्वेंशन का बात करते हैं, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो एक बोन कन्वेंशन होता है, ठीक है। तो ये केवल ये बर्ड के लिए भी है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं वाइल्ड एनिमल के लिए भी है। तो जो भी ऐसे माइग्रेटरी हैं उनके लिए लिया गया था स्टेप 1979 में, तो उनके कंजर्वेशन के लिए। और नेक्स्ट हो जाता है जैसे वियना कन्वेंशन का बात करते हैं, तो ये किसके लिए है, तो ये ओजोन लेयर के और आया ये 1985 में। और इसी तरह से 1989 में हम लोग देखें तो ये बाजल कन्वेंशन है, और ये बेसिकली कंट्रोल करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट का, और कोई भी जैसे हजार्डस वेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये लाया गया था बाजल कन्वेंशन। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है। आगे देख लेते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये कब आया, तो 1992। ये अपने आप में भी एक खास हो जाता है, तो इसको और हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। 1998 का बात करते हैं, तो ये रोटरडम कन्वेंशन है, ये प्रायर इन्फॉर्म किया जाता है फॉर द कंसेंट ऑफ प्रोसीड्योर सेंट्रिक हार, ये भी उसी तरह से है जैसे कि हम लोग बात करते हैं बाजल कन्वेंशन का। तो रोटरडम कन्वेंशन भी है, जैसे हजार्डस केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो उसमें इसका एक वाचिंग करता है, ठीक है। तो एक पहले इनको जो रोटरडम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पहले इन्फॉर्म करना होगा और कंसेंट लेना होगा, तब जा करके आप उसको एक जगह से दूसरे जगह जो भी करना है ट्रांसफर और ये चीज़, तो उसका कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ये हजार्डस वेस्टेस के लिए, तो बस थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है बाजल कन्वेंशन एंड रोटरडम कन्वेंशन में। तो उसी तरह से है फोर्थ 7th नंबर पे आते हैं हम लोग, जो क्या स्टेप लिया गया, तो स्टेक होम कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए कन्वेंशन हुआ, जिसको कि स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलते हैं, ये कब हुआ 2001 में। इसमें क्या होता है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट में कुछ कुछ ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो कि इन्वायरमेंट से जल्दी इसका क्या होता है कि डिग्रेडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए उस पर क्या एक तरह से बेसिकली आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो इसमें ये देखा जाता है। आगे देख लेते हैं मीना माटा कन्वेंशन, ठीक है। तो मीना माटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो ये आप देख पाएंगे बेसिकली आप मरकरी का बात करते हैं, तब ये आया था ये 2013 में, ठीक है। तो ये हम लोग को समझना है। फिर नेक्स्ट हम लोग इतना देख लिए, और आगे अब हम लोग चलते हैं कि क्या रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय यूएनईपी के द्वारा कौन कौन सा ऐसे पूछा भी जाता है, और अभी क्या क्या रिलीज किया गया वो चीज़ देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है, ये एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 ये रिलीज किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। उसी तरह से है इमिशन गैप रिपोर्ट 2023, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो एडेप्टेशन गैप का बात करते हैं, तो बेसिकली ये डिफरेंस जो करता है इम्प्लीमेंटेड एडेप्टेशन एंड सोसाइटली सेटअप गोल। जैसे कोई भी ऐसा कन्वेंशन होता है तो उसमें एक टारगेट सेट किया जाता है कि आपको यहाँ तक इस, जैसे एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसको आपको इतना परसेंट से कम रखना है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। तो वो चीज़ क्या है, एक टारगेट रखा गया कि इतना परसेंट रखना है, 20 30 या 40 कुछ भी है। लेकिन जो अभी बेसिकली वो एडेप्ट कितना किए हैं, ठीक है, तो उसमें डिफरेंस देखा जाता है इस एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट में। तो समय समय पे इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो लोगों का और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का, और उसे पता किया जाता है कि जो टारगेट रखा गया है उस पर आप एक तरह से अपना एक एक्शन शो, पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं कि नहीं, तो इस पे इसका गैप शो किया जाता है। तो बेसिकली यही है डिफरेंस, इम्प्लीमेंटेड एडेप्टेशन एंड सोसाइटल सेट गोल जो है उसके बीच में डिफरेंस देखा जाता है कि कितना अचीवमेंट हुआ है। आगे देख लेते हैं की फाइंडिंग इसमें क्या है, तो एडेप्टेशन फाइनेंस नीड जो है ये 10 से 18 टाइम्स जो है 10 to 18 टाइम्स हायर देन करेंट पब्लिक फ्लो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अभी जितना पब्लिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है अभी 10 से 18 टाइम उससे। मान लेते हैं अभी अगर हम लोग 100 रुपया लेते हैं, ठीक है, तो बहुत कम है, बस एग्जांपल के लिए अभी अगर 100 रुपया रिलीज किया जा रहा है पब्लिकली, तो इसको मतलब समझिए 18 टाइम्स का एग्जांपल लेते हो तो 1800 चाहिए, ठीक है, अभी करंट में, तब जा करके ये जो एडेप्टेशन के लिए स्टेप लिया जाएगा उसके लिए। तो ये चीज़ बोल रहा है कि अभी भी कम है, 10 से 18 टाइम जो हायर है, ठीक है, हायर देन करेंट, मतलब इसका ज़रूरत है, बोल रहा है कि नीड हायर देन करेंट पब्लिक फ्लो। तो ये चीज़ बताया मैंने। आगे देखते हैं कि एडेप्टेशन फाइनेंस गैप ये क्या है, एक एक्सपेंडिंग है बेसिकली, जो कि अभी यूएस डॉलर का बात करते हैं तो 194 to 366 बिलियन एनुअली, ठीक है, तो इतना इसका एक्सपेंड करना है और अभी इतना है, ठीक है। तो ये एडेप्टेशन फाइनेंस गैप का है। तो एक्शन प्लान ऑन लॉस एंड डैमेज ये क्या है, ओवरलुक किया जाता है नॉन इकोनॉमिक लॉसेस पे। जैसे कि बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज और जो भी इंडिजिनस नॉलेज होता है, तो इस पे भी ये इंक्लूड इसमें किया जाता है एक्शन प्लान ऑन लॉस एंड डैमेज, ठीक है, तो ये भी ओवरलुक करता है।
आगे देखते हैं जैसे इमिशन गैप रिपोर्ट, ये क्या है। तो इमिशन गैप रिपोर्ट 2023 ये क्या करता है, ये ट्रैक करता है, ये भी उसी जैसा है, ठीक है। तो ये ट्रैक करता है कि गैप बिटवीन अभी जितना ग्लोबल इमिशंस है, ठीक है, एंड जो एक टारगेट सेट किया गया है उस तरह से कि करंट में कितना कंट्री ने कमिटमेंट किया और कितना किया, जो कि एक लिमिट सेट किया गया है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कम करना है एक टारगेट के अकॉर्डिंग 2030 2040 उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी कितना कंट्री ने इसको बेसिकली हेड किया है, तो इस चीज़ पे बात करता है और इस चीज़ को ट्रैक करता है, ठीक है। तो आप अगर आपकी कंट्री है तो आपने इस अपने टारगेट को कितना अचीव किया है, इसमें एक वॉच किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। की फाइंडिंग देख लेते हैं, इसमें क्या क्या देखने को मिला है इस रिपोर्ट का जब असेसमेंट हुआ तब। इसमें देखने को मिलता है कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है ये भी बढ़ गया है, ठीक है, 1.2% से। और ये कब से देखा जाता है, तो 2021-22 तो। और इसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले कौन है, तो इंडस्ट्रीज़ ही हैं, इंडस्ट्रीज़ ये तो कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। और ये फोसिल्स फ्यूल कंबशन के कारण इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये जो है इनका मेन कंट्रीब्यूशन है, ये बताया जा रहा है। हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये करेंट हिस्टोरिकल इमिशंस, ये इसमें एक पता चला है। जैसे कि बात करते हैं ग्लोबली, तो 10% पॉपुलेशन जो है विथ हाईएस्ट इनकम अकाउंटेड 48% इमिशंस। कहने का मतलब ये है कि जो जितने ज़्यादा अमीर हैं, जिनके पास जितने ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा मतलब एक तरह से एक ग्लोबल वार्मिंग काउज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास इक्विपमेंट भी है अच्छा खासा, सब यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर ये सारे चीज़ जो हो गए तो आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग ये इस्टीमेट किया जाता है और कि मतलब एक तरह से बोला जाए कि 3% जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड है वो करेंट पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ इस्टीमेट किया गया है और इसको इतना तक लिमिट करना है, ठीक है। तो सही है स्टेप। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अदर रिपोर्ट। तो हो सकता है कि ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, कि अभी जैसे कि यहाँ पे बताया कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड अभी जो करंट पॉलिसीज़ है कंटिन्यू करना है, तो हो सकता है दे दे कि इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो नहीं, अभी इतना ही एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये लिमिटेड किया गया है कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना है। अदर रिपोर्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि ये टर्निंग ऑफ टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो अदर रिपोर्ट में अलग अलग रिपोर्ट में बताया गया, जैसे कि प्लास्टिक पोल्यूशन से और इसमें सर्कुलर इकोनॉमी में उसका कैसे कंट्रीब्यूशन करना है। क्या होता है कि अभी हम लोग प्लास्टिक का यूज किए और उसको थ्रो कर दिए, तो ये जाकर के इन्वायरमेंट में कॉज करता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी बनाएंगे, अगर फर्स्ट यूज किए फिर उसको रिसाइकल करेंगे फिर इसको यूज करेंगे, इस तरह से सर्कुलर इकोनॉमी में इसका पार्टिसिपेशन होगा, जो प्लास्टिक पोल्यूशन और प्लास्टिक पोल्यूशन होने से ये रोकेगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे देखते हैं जैसे बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू फ्यूचर, तो बस इस तरह से मतलब रिपोर्ट रिलीज किया गया। हो सकता है ऐसे पूछा जाए कि कौन सा रिपोर्ट है, ये चीज़ हम लोग को समझना है। व्हाट्स कुकिंग, ठीक है, तो ये भी रिलीज किया गया यूएनईपी के द्वारा। तो यूएनईपी का ये स्पेशल एडिशन फ्रंटियर रिपोर्ट 2023 है, ठीक है। आगे देखते हैं इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट वेस्ट वाटर, ठीक है। तो ये क्या है कि टर्निंग प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, और ये किसके द्वारा ये किया जाता है, तो ये यूएनईपी ग्लोबली वाटर सॉरी वेस्ट वाटर इनिशिएटिव के द्वारा। एंड ये इसमें 2 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और ग्रीड एरेंडल, ठीक है। तो ग्रीड एरेंडल और साथ ही साथ यूएनईपी ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव मिल करके ये इन्वेस्ट हेल्दी प्लेनेट वेस्ट वाटर का ये रिपोर्ट रिलीज किए हैं। आगे है जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये पूछा गया है, एंड ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, तो ये भी रिलीज किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक 2 का है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो ये चीज़ जो होता है ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का WMO, ठीक है। और इसका पहले दूसरा नाम था, ठीक है, तो IMO था, लेकिन उसको नाम चेंज किया गया, आगे देखेंगे हम लोग। तो ये क्या है कि स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का और यूएन अथॉरिटीज़ का, जो कि बात करता है एक अर्थ एटमॉस्फेयर के लिए। और बेसिकली इनका जो फोकस रहता है कि ओशियन का कितना और ओशियन का जो कंट्रीब्यूशन कितना है इससे क्लाइमेट चेंजेस में, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर बात किया जाता है और अर्थ एटमॉस्फेयर में कैसे उसको इंटरेक्ट करके क्लाइमेट चेंज को एक कारण बन रहा है। तो इसका जेनेसिस का बात करते हैं, तो ये इस्टेब्लिश किया गया 1950 में, जो कि रिप्लेस करता है ये अभी जो मैंने बताया इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1873 में आया था, उसको रिप्लेस करके इसका अलग नाम दिया जाता है 1950 में, और उसको चेंज कर दिया जाता है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर का बात करते हैं तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखें, और यूएनईपी का कहाँ देखें हम लोग, तो नैरोबी केनिया में, ठीक है। मेंबर का बात करते हैं तो 193 मेंबर देखने को मिलते हैं, साथ में साथ इंडिया भी इसका मेंबर है, तो दोनों एजेंसीज का मेंबर है ये। आगे देख लेते हैं कि रिसेंट रिपोर्ट क्या क्या रिलीज किए गए WMO के द्वारा।
तो द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट, हो सकता है कि ऐसा देख करके आप इंडिया का नहीं कीजिएगा। तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट, ये WMO, इसमें की हाईलाइटेड ये है कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल मीन टेम्परेचर 2022 का, तो ये इतना था 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इतना एवरेज है, ठीक है। इन एवरेज जो था इससे कहीं ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही है बढ़ रहा है टेम्परेचर, इसी वजह से तो कंट्रोल भी करना है। ईयर का बात करते हैं 2015 से 22 में, तो 8 वार्म्स ऑन रिकॉर्ड किया गया, ये चीज़ हम लोग को समझना है। और साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ 3 मेन गैसेस, जैसे कि बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का और नाइट्रस ऑक्साइड का, तो ये जो है ये अगर हम लोग बात करते हैं 2021 का डेटा के अकॉर्डिंग, तो ये रिकॉर्ड से हाई हो गया है, ठीक है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला 2021 में ये जो है बहुत ज़्यादा हाई रिकॉर्ड ये अचीव किया है, ये जो गैसेस हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन मोस्ट रहता है ग्लोबल वार्मिंग में। ओवरऑल बात करते हैं तो 58% ओशियन सरफेस जो है ये एक्सपीरियंस किए हैं एटलीस्ट वन मैरीन हीट वेव, ठीक है। तो 58% ओशियन सरफेस भी इससे सफ़र कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं 2020 ये 2 में देखा गया, एंड द रेट ऑफ ग्लोबल मीन लेवल जो है ये राइज किया है, और ये डबल हो गया है पहले से। तो ये एक अपने ही एक इशू हो गया है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन में देखते हैं इसमें क्या, ये भी जो रिपोर्ट है WMO के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसका अगर बात करते हैं ग्लोबल एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड का ये कंसंट्रेशन इन 2022, तो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली 150% इंक्रीज, ठीक है। और ये जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का बात है वहाँ से 150% इंक्रीज हुआ है, ये पाया गया इन 2022 के रिपोर्ट में कि ग्लोबल एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है ये बढ़ गया है, मतलब समझ लीजिए 100 से भी ज़्यादा 150% हो गया है। मीथेन का बात करते हैं एंड नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है, CH4 एंड NTO, तो इसका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज किया है 264%, ठीक है। एंड ये 264% किसका, तो मीथेन का, एंड 124% ये नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये भी टारगेट रखा गया प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, तो इसमें देखने को मिला 2022 की रिपोर्ट में। आगे देखते हैं कि फ्रॉम 192 टू 2022 ये रेडिएटिव फोर्सिंग बाय लॉन्ग लाइफ गैसेज, जैसे इसका भी ये इंक्रीज किया है 49% से। तो लॉन्ग लिव गैसेज कुछ होते हैं इन्वायरमेंट में जो कि जल्दी डिस्पेरिएट नहीं होते हैं यहाँ से, तो इस कारण से हम लोग को देखने को मिला कि इनका भी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ा है। तो ये CO2 बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर अबाउट कितना, तो 78% इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। और रेडिएटिव फोर्सिंग रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, एंड दैट इज़ एडेड और रिमूव फ्रॉम द क्लाइमेटिक सिस्टम। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है, तो इसका डिफाइन किया गया है कि ये आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो कि कितना एटमॉस्फेयर में आया और कितना रिलीज किया ये क्लाइमेट सिस्टम में, तो ये चीज़ रेडिएटिव फोर्सिंग दिखाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग, एक और है जैसे स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स, ये 2022 रिपोर्ट, ये भी WMO के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसमें देखा गया कि 50% ग्लोबल कैचमेंट एरिया जो है, ठीक है, वाटर का, एंड रिजर्वायर ये क्या दिखा रहा है कि ये अभी सूखने के कगार पे है, ठीक है। तो क्यों ऐसा सूख रहा है पानी, तो ये चीज़ बताया जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ही इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एनोमलीज देखने को मिला है सॉइल मॉइस्चर और इवेपोरेशन में, ठीक है। तो एक इरेगुलरिटीज देखने को मिला है बेसिकली। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग को समझना है। एक चीज़ है एशियन वाटर टावर, ठीक है। तो एशियन वाटर टावर ये अपने आप में एक अच्छा कंसेप्ट होता है, तो इस पर हम लोग आगे देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एशियन वाटर टावर जो है ये फ्रॉम बात करते हैं 2000 से 18 में, 2000 टू 2018, तो टोटल ग्लेशियर मास रीजन में जो है ये डिक्रीज कर गया है अप्रोक्सीमेटली 4.3% से। तो समझ सकते हैं ये भी एक मतलब ज़्यादा ही मैटर हो जाता है। एंड ये देखते हैं कि जैसे AWT, ठीक है, तो एशियन वाटर टावर ये क्या होता है। तो मैं आपको इसको पहले डिफाइन करता हूँ। तो एशियन वाटर टावर जो होता है बेसिकली वैसे रीजन को बोलते हैं, उस एक जियोग्राफिकल कंसेप्ट और जियोग्राफिकल एरिया को बोलते हैं जहाँ पे ज़्यादातर नदियाँ का सोर्स रहता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हिमालय का, ठीक है, तो हिमालय से अपने आप में यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, और एक पेरेनियल वाटर सोर्स है ये हिमालय, ठीक है। तो पेरेनियल वाटर सोर्स कहने का मतलब कि यहाँ से हमेशा पानी निकलती रहती है, और इसी को ऐसे रीजन को ही बोलते हैं, ऐसे जियोग्राफिकल फिनोमेना को ही बोलते हैं एशियन वाटर टावर, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं अगर हिमालय का ही नाम ले रहे थे यहाँ, तो एग्जांपल, तो जैसे तिब्बत प्लेटियो हो गया, ठीक है, तिब्बतन प्लेटियो, हिमालयाज हो गया, काराकोरम हो गया, हिंदू कुश हो गया, और ये सारे जो हैं एक तरह से कलेक्टिवली कॉल्ड थर्ड पोल, ठीक है, और इसको थर्ड पोल भी बोला जाता था। आपको हो सकता है पूछा जाए कि थर्ड पोल का एग्जाम्पल क्या है। तो ये सारे चीज़ जो भी हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से वाटर का एक तरह से पेरेनियल है, एंड आपको पूरे साल देखने को मिलेगा यहाँ से नदियाँ बहती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ये समझना था एशियन वाटर टावर। अदर रिपोर्ट देख लेते हैं, जैसे ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट का बात करते हैं 2011 से 2020
तक देखा गया। एंड नेक्स्ट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट, ये 2023 में देखने को मिला। एंड ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, ये भी रिलीज किया जाता है WMO के द्वारा। एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, ये भी है। ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल, ये जो मतलब 10 ईयर में किया जाता है रिलीज, तो ये है ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, ये 2023-27 ये भी रिलीज किया जाता है WMO के द्वारा। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि क्या इंस्टीट्यूशन से और उनके क्या क्या रिपोर्ट थे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब पोल्यूशन वाले चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का टॉपिक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या किस कारण से न्यूज़ में रहा, ये पहला दिखा रहा कि इमिशन नॉर्म्स फॉर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उनके लिए क्या क्या नॉर्म्स लाए गए और क्या क्या चेंजेस हुए, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये है कि 77 कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट जो है, ठीक है, तो ये क्या किए हैं कि FGD जो होता है फ्यूल गैस डीसल्फ्यूराइजेशन, इसमें सल्फर का मात्रा कम किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सल्फर का मात्रा को कम किया जाता है, तो इसमें इसके कारण जो है ये न्यूज़ में रहा, जिसमें कि अभी ये बताया जा रहा है कि अभी भी 8% से कम ही है, ठीक है। तो जो अभी जैसे कि जो कोई कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, ठीक है, उस कैपेसिटी से उससे भी 8% कम है, मतलब उनको और इससे कम करना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के ये लेवल पे पहुंचेगा। तो इस तरह से इस कारण से ये न्यूज़ में रहा। तो अब हम लोग जान लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। तो इसमें बताया जा रहा है कि इमिशंस नॉर्म्स जो है ये थर्मल पावर प्लांट के लिए ये क्या क्या है। तो इन्वायरमेंटल इमिशंस स्टैंडर्ड का बात करते हैं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे सोक्स नोक्स जो आते हैं ये इनको कंट्रोल करना, ठीक है। और ये साथ ही साथ मरकरी इमिशन जो होता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, उस इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ नॉर्म्स लाए गए हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया MOEFCC, जो कि इंडिया में एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये एक लीडिंग एजेंसी है। तो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ 2015 में, और ये आता है किस एक्ट के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये आता है, ठीक है। टाइमलाइन जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर मेजोरिटी ऑफ वैसे कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो कि अभी इंडिया में रेगुलेट कर रहे हैं, ये 2021-2022 में ही ये उनका टाइम बेस्ड इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तब जाकर के आगे देखते हैं हम लोग कि की हाईलाइटेड क्या है अब इसके नॉर्म्स में, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि 3 कैटेगरी और 3 डिफरेंट डेडलाइन लाए गए हैं। जैसे कि बात करते हैं कैटेगरी ए में, कैटेगरी बी और सी में। तो ए में जो बताया जा रहा है कि अगर हम लोग बात करते हैं 10 किलोमीटर रेडियस में, तो ये दिल्ली NCR से है, और साथ ही साथ वैसे सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिलता है 10 लाख से ज़्यादा, ठीक है, तो वैसे के लिए है ये नॉर्म्स। उसमें ये डेडलाइन जो है ये चेंज करके मतलब 31 दिसंबर जो था वहाँ से कर दिया गया है 2024 तक कर दिया गया। उसी तरह से बी में आप देख पाएंगे, तो ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता हमारे लिए। आगे देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि इसको भी देख लीजिए, हो सकता है किसी न किसी तरह से। तो 10 किलोमीटर रेडियस वाले जो भी हैं, तो ये क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज़ और साथ ही साथ नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जो हैं, और ये वैसे सिटीज़ में आ जाते हैं जो कि नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो भी टारगेट रखा है वो उसको मीट नहीं किए हैं। तो उस कैटेगरी के जो भी ऐसे सिटीज़ हैं उनका भी एक तरह से टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि आपको इतना दिन टाइम दिया जाता है, ठीक है, 2025 तक, कि इसने में आप इस कंट्रोल कर सको जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया है। कैटेगरी सी का बात करते हैं, तो ये सारे का सारा पावर प्लांट के लिए है, ठीक है। तो इसका डेट जो है एक्सटेंड करके 2026 कर दिया गया है। तो इस तरह से जो बताया कि एक्सटेंशन दिया गया है इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के लिए, तो ये चीज़ यही देखने को मिल रहा है। आगे देख लेते हैं, जैसे कोल प्लांट यूनिट डिक्लेयर किया जाता है, और ये डिक्लेयर किया गया टू रिटायर बिफोर, ये जो हम लोग का 31 दिसंबर 2027 है, इससे पहले उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और उनके जो कोई भी अगर ऐसा नॉर्म्स रखा गया, ठीक है, जो सोक्स के लिए जो रखा गया है नॉर्म्स, अगर उसको मीट नहीं करता है तो ठीक है, क्योंकि ओबियस सी बात है ये नहीं करेगा तो इसको फिर जो हम लोग का नेट जीरो इमिशंस टारगेट है 2070 का रखा गया, तो उसको फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए तो हर एक जगह से स्टेप लिया जा रहा है, तो इस कारण से इनको रिटायर कर दिया जाएगा अगर ये स्टेप यहाँ तक 2027 तक पूरा नहीं करता है तो। आगे है, हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूज़ ऑफ बेनिफिशिएटेड कोल, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि फ्लाई एश जो जनरेशन होता है यहाँ से जनरेट होता है कोल बेस से, तो उसको कम करना है। साथ ही साथ कोल बेनिफिकेशन का बात करें तो ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि कंबशन जो होता है ये कोल जो एट्रीब्यूट करता है कोल के इन्हांस करने में, और ये भी सेपरेट करता है बेसिकली इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से, ठीक है, जो कि वोलेटाइल मैटर है या जिसको हम लोग एस भी बोलते हैं। तो ये देखा जाता है रॉ कोल से, तो ये चीज़ हम लोग को, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको समझ लिया। तो इसमें यही है कोल बेस्ड
कोल बेनिफिकेशन में कि 1 मिनट पेन चेंज करते हैं। हाँ, तो इसमें यही है कि जो भी ऐसा मतलब जो कोल जो होता है जो ज़्यादा सल्फ़र का जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो उसके लिए जो है उसको बेसिकली इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं उनसे अलग करना और उनके जो कंबशन एट्रीब्यूटेड हैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना इनका काम दिया गया है। एक चीज़ ये देखेंगे कि जो टीटीपीज़ है, टीटीपीज़ ये थर्मल पावर प्लांट जनरेटिंग स्टेशन, तो इनको क्या किया गया है कि 100% अचीव करना है, ठीक है। जो टोटल एस जनरेशन होता है तो इसको थोड़ा सा वो करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ये 100% करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गाइडलाइन इसमें बताया गया। आगे देख लेते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज ये क्या है। ये देखने को मिलता है अलग अलग स्टेज पे पावर स्टेशन का और पावर प्लांट ऑपरेशन का बात करते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि ये टारगेट रखा गया है प्री कम्बशंस, इन कम्बशंस और पोस्ट कम्बशंस, ठीक है, कि कम्बशन से पहले क्या इसका प्रोसेस किया जाता है। जैसे कोई भी अगर हम लोग कोल का बात करते हैं तो उसको यूज करने से पहले पावर प्लांट में क्या किया जाता है, तो उसको पहले वॉश किया जाता है और ब्लेंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इन कम्बशन में क्या किया जाता है, तो उसको कोशिश किया जाता है कि लो नॉक्स जो होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो भी जो एयर पोल्यूटिंग सब्सटेंस होते हैं उसके, और साथ ही साथ OFA ये भी ध्यान रखना है, ओवर फायर एयर, इसको बॉयलर में ये किया जाता है नॉक्स के लिए, ठीक है, तो ताकि उसको रिमूव किया जाए या कम किया जाए। फिर उसी तरह से होता है लाइम स्टोन इंजेक्ट किया जाता है इस फर्नेस में, किसके लिए, तो ये सोक्स के लिए, तो ये सोक्स रिडक्शन के लिए। ये भी ध्यान रखना है कि लाइम स्टोन किसके लिए यूज किया जाता है, हो सकता है टेक्निकली बना दिया जाए क्वेश्चन। तो ये सोक्स जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, उसको कम करने के लिए लाइम स्टोन का यूज़ किया जाता है, एंड इसके लिए आप समझ सकते हैं। और उसी तरह से है CFBC बॉयलर, इसका क्या काम है, तो ये हाईली फ्यूल फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है जो कि एक फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है और इसमें यूटिलाइज करता है लो ग्रेड और हाई मॉइस्चर लिग्नाइट को। तो ये भी हम लोग को समझना है, टेक्निकल अच्छा हो जाता है। एंड टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल क्या क्या टेक्नोलॉजी है इसके लिए, इसमें पोस्ट कम्बशन, मतलब जैसे कि कम्बशन हो गया तो उसको तो कम करना होगा सोक्स के इमिशंस को, तो इसीलिए इसको लगाया गया है फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन, जो भी हम लोगों ने शुरू में देखा। जैसे कोई भी जो प्रोडक्शन करना हो गया, कम्बशन हो गया, सोक्स निकल गया, अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये इससे किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। नॉक्स इमिशंस का बात करते हैं तो ये सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है, कैटेलिटिक, और साथ ही साथ ये नॉन कैटेलिटिक रिडक्शन, तो ये इसका इमिशंस में ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो और आगे देखते हैं PM, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर इमिशंस। इसमें क्या है कि लार्ज अगर पार्टिकुलेट मैटर का बात करें और या फिर फैब्रिक का, तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन का। तो ये चीज़ ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये क्या है, ठीक है, GRAP। तो ये चीज़ है अभी जैसे न्यूज़ में इस कारण से रहा कि अगर हम लोग बात करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो इन NCR और साथ ही साथ कोई भी ऐसे एरियाज़ हैं उसके आसपास के, तो उसके लिए एक तरह से इसको रिवीजन और एग्जिस्टिंग जो अभी एक टारगेट रखा गया है GRAP में, उसको सुधारने के लिए ये लाया था रिपोर्ट, तो इस कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन को इम्प्रूवमेंट में। आगे देख लेते हैं जैसे इसमें क्या क्या रहा, क्या कारण है इसमें, तो अबाउट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है, GRAP के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये है क्या, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है जो कि बेस्ड रहता है दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल पे, ठीक है। तो ये इसके मेजर पे काम करता है, ठीक है, एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, तो ये चीज़ है। आगे देख लेते हैं ये प्रिपेयर्ड किया गया, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 2016 में, और ये चीज़ है केसेस, तो इतना तो मैटर नहीं करता है। फिर इसमें फर्स्ट नोटिफाई किया गया ये किसके अंदर, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, और ये 2017 में आया, ठीक है, तो ये ठीक है। आगे देख लेते हैं जैसे बात करते हैं कि 2021 के बाद से जो GRAP है ये इम्प्लीमेंट किया जाने लगा CAQM से, ठीक है, तो ठीक है। आगे ये देखने लगते हैं कि फिर इसमें है कि सिंस अक्टूबर 2022, ठीक है, तो GRAP को क्या किया गया, ये इन्फोर्स किया गया ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स, बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि इसमें क्या क्या रखा गया है टारगेटेड उसके अकॉर्डिंग, और ये इन्फोर्स किया जाने लगा। और ओल्डर वर्जन का बात करते हैं GRAP का, ठीक है, तो 2021 वाला, और इससे भी पहले 2016 और 17 में, तो इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो है, एक मिनट, हाँ, तो ओल्डर वर्जन जो है GRAP का वो इन्फोर्स किया गया, वो किस पे बेस्ड था, तो जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM10 है इसके बेस्ड पे था, और इसके कंसंट्रेशन पे कि आपको इसको कम करना है, एबेट करना है, ठीक है। क्लासीफाई किया गया ये 4 स्टेज में,
जो कि एयर क्वालिटी का बात करते हैं दिल्ली में, उसके बेसिस पे कि किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो इसमें आपको देखने को मिलता है सबसे पहले जो था ये स्टेज 1 में तो पुअर एयर क्वालिटी था, फिर उसके बाद वेरी पुअर हुआ, फिर मतलब एक तरह से बहुत धीरे धीरे गिरते जाने लगा, इसका कंडीशन सीवियर होने लगा। तो इस तरह से तो हम लोग देख लेते हैं जैसे पुअर एयर क्वालिटी में तो ये दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना, इसका टारगेट 2012 to 300 है, इसका इतना 20 का रेंज में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बोलेंगे उसको पुअर एयर क्वालिटी। तो इसमें क्या लिया गया एक्शन में कि स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाने लगा एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसके द्वारा, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आपको जो होता है डीजल और पेट्रोल वाले व्हीकल को एक तरह से एक एक्सटेंट स्टेट्यूट प्रोवाइड करना। तो इसमें ये चीज़ किया गया, और इसमें इंश्योर किया गया कि हॉस्टल हो गए, हॉस्टल होटल जो भी है, रेस्टोरेंट हो गया, और इस तरह से और भी कोई इसमें जैसे मतलब कोई भी रेस्टोरेंट और होटल, और जो जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक वाले जो यूज़ होने वाले हैं, तो उसमें कि एक तरह से कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होना चाहिए, और साथ ही साथ क्लीन फ्यूल, ताकि जो भी है इस एयर क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। और इसमें बताया गया कि आप शिफ्ट करो स्टेज 2 से स्टेज 1 की तरफ, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया। न्यू एडिशन ये किया गया कि सिटीजन चार्टर का बात करते हैं, तो इस चीज़ में बताया गया कि ये हाइब्रिड व्हीकल प्रेफर करना है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, कंट्रोल ताकि कंट्रोल पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ से देखना, तो ये ज़्यादा हमारे लिए तो मैटर नहीं करता है। फिर उसी तरह से एक ओवरव्यू देख लेते हैं। वेरी पुअर एयर क्वालिटी, ये 301 से 400 रेंज में होना चाहिए, और ये शेड्यूल किया गया ताकि जो ऑपरेशन ऑफ डीजी सेट्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन एनसीआर, तो ये चीज़ है, इस पर फोकस किया जा रहा, तो मैं नहीं चाहता कि उतना ज़्यादा इस पर फोकस किया जाए। न्यू एडिशन जो है आप देख सकते हैं, इंश्योर फोकस किया गया टारगेटेड एक्शन और प्रीडोमिनेंट सेक्टर के बेसिस पे कि एयर क्वालिटी को आइडेंटिफाई करो, और उसके जो हॉट स्पॉट है एक तरह से एनसीआर, वहाँ पे पोल्यूशन का उसको थोड़ा सा मोनिटर करो। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता है। आगे देखते हैं, हाँ थोड़ा सा ये देख लीजिए कि सीवियर प्लस एयर क्वालिटी इसमें क्या है, ठीक है। ये इसका रेंज कब इसको बोलेंगे सीवियर, जब 450 प्लस हो जाए रेंज इसका, तब। न्यू एडिशन क्या कहेगा कि ये परमिट नहीं करता है एलसीवीज को एज अ रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। और साथ ही साथ अदर देन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं या फिर सीएनजी वाले या BS6 डीजल वाले, तो इन लोग को बेसिकली एक लाइट कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं, तो उनके लिए एक स्टेप था, जैसे कि अगर इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसे लाइट कमर्शियल व्हीकल है, ठीक है, जो कि दिल्ली से बाहर रजिस्टर किए गए, मतलब दिल्ली के नहीं हैं, तो उनको इसमें एंट्री नहीं देना है। और जैसे कि बात करते हैं, और कोई भी ऐसे व्हीकल हैं बाहर के ही कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, सीएनजी यूज करते हैं, BS6, तो उनको परमिट दिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक और एग्जाम्पशन टाइप से है, जैसे कि बात करते हैं कि एसेंशियल कमोडिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बोल सकते हैं एम्बुलेंस हो गए, या फिर और भी कुछ ऐसे चीज़ जो कि CNG का ट्रांसफ़र करना है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र वाले व्हीकल हो गए, तो उनको एक तरह से परमिट दिया जाना चाहिए। इसमें यही बेसिकली बताया गया है। इसमें और एक चीज़ बताया गया कि फिजिकल क्लासेस को जो कि 6 to 9 है उसको बंद करना है, 11 से कंडक्ट कराना है ऑनलाइन मोड में। तो इस तरह से स्टेप लिए गए इसमें, बाकी तो हमारे लिए मैटर नहीं करता। एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बात करते हैं, CAQM, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेचुटरी बॉडी है जो कि कंस्टिट्यूट किया गया CAQM के अंदर, ठीक है। तो ये इसमें जो होता है, ये इसका एक्ट था, नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021, तो इसके अंदर CAQM को बनाया गया। आगे देखते हैं, जैसे इसका प्राइमरी गोल क्या है, तो प्राइमरी गोल है कि कोऑर्डिनेशन और रिसर्च कंडक्ट करना, ठीक है, उसको इन्हांसमेंट लाना, ठीक है। और वैसे जो भी कोई इशू होते हैं NCR में, ठीक है, एयर क्वालिटी को लेकर के, तो उस पर इसका एक प्राइमरी गोल है CAQM का, ठीक है। और उसी तरह से जो भी उसके नेबरिंग कंट्री हैं उस पर भी फोकस किया जाता है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो इसका काम हो जाता है। रिलीज़ करता है स्टेचुटरी डायरेक्शन फॉर इन्वायरमेंट पोल्यूशन और अदर स्टेट गवर्नमेंट को भी, तो इसका ये काम हो जाता है CAQM का। आगे देख लेते हैं, रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं जिसमें कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका है, ये रिलीज़ किया जाता है CPCB के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे हम लोग देखेंगे। ये इंक्लूड करता है 8 पोल्यूटेंट को, ठीक है, जिसमें कि PM10, 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, अमोनिया हो जाता है, और साथ ही साथ लेड हो जाता है, PB। इसमें क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये कम्युनिकेट करते हैं एयर क्वालिटी स्टेटस, जैसे कि इसमें 6 कैटेगरीज यूज़ करते हैं, और ये रेंज करता है गुड टू सीवियर, ऐसे इसमें रेंज है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। और देख लेते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि CPCB के बारे में, ठीक है, कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्या है और इसका क्या रोल है।
तो ऐसा पूछा जाता है, पूछा भी गया है। ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर आता है। लेकिन फिर इसको फर्दर इसका जो एक तरह से बोल सकते हैं कि वर्क है, इसको इन्हांसमेंट के लिए इसमें दूसरे में डाल दिया गया। आगे देखते हैं, ये फिर इसको क्या कर दिया गया कि इस पावर को और फंक्शन को और इन्हांस करने के लिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में इसको ऐड कर दिया गया। तो इसका थोड़ा सा ताकि और अच्छे से यूटिलाइज हो सके इस एक्ट का, ठीक है। और ये जो बोर्ड है इसका अपने से अच्छे से काम इसको परफॉर्म कर सके। सीपीसीबी का बात करते हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी कोई भी ऐसे लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, और जो कि एयर और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो ये भी आ जाता है, स्टेट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मेजर इनिशिएटिव का बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या क्या लिए गए, जैसे कि बात करते हैं नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये क्या है, तो ये एक नेशन वाइड प्रोग्राम है जो कि एयर क्वालिटी मॉनिटर करता है, ठीक है, कि क्या चीज़ है, कैसा है। इसमें ये अच्छा है, हर एक स्टेट में भी देखने को ये आपको मिल जाएगा कि इसके टारगेट को फॉलो करना है। तो इसमें देखते हैं कि NAMP में, ठीक है, कि नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम में क्या है, तो इसमें 4 एयर पोल्यूटेंट को आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि रेगुलर मॉनिटरिंग इसका होता है, ठीक है। तो इसमें देखने को मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एंड रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, अलग अलग पार्टिकुलेट मैटर, PM10, PM2.5, ठीक है। ये आपको आ जाता है थोड़ा सा, ये इसका साइज बड़ा होता है और ये फाइन में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ एंड उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा पोर्टेबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, और साथ ही साथ नॉन अटेनमेंट सिटी, जिसका कि ये पोर्टल बनाया गया, ठीक है। और ये मॉनिटर करता है कि नेशनल एयर जो प्रोग्राम है उसका जो टारगेट रखा गया है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो ये परन पोर्टल है, तो पराना पोर्टल ये इस किससे रिलेटेड है, तो आप बोल सकते हैं इन्वायरमेंट की एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने से, कि उसका मॉनिटर करने से रिलेटेड है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 131 सिटीज़ में, और बस यही है। अब हम लोग चलते हैं रेगुलेशन ऑन फायर क्रैकर। तो फायर क्रैकर पे क्या क्या रेगुलेशन लिया गया, क्या क्या स्टेप लिया गया। तो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट है, देखिए मतलब इनका जो जजमेंट भी अजीब तरह से रहता है, ये चेंज होते रहता है। तो ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था ये डायरेक्ट किया कि अब जो रेगुलेशन, एक रेगुलेशन प्रोवाइड किया कि फायर क्रैकर को ऑल स्टेट में कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें होता है कि जो SC है, ठीक है, वो क्लैरिफाई किए थे कि 2021 का जो डायरेक्शन है वो अगेंस्ट है यूज़ ऑफ बेरियम, और साथ ही साथ जो वैसे भी केमिकल हैं उसको बैन करना है जो कि फायर क्रैकर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2021 में बताया गया, एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो बेसिकली फिर उसके बाद क्या किया गया कि फिर इसको अगेन ग्रीन क्रैकर के लिए कि आप ग्रीन क्रैकर यूज़ कर सकते हैं, इसका परमिसिबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको परमिट प्रोवाइड किया गया, जो कि जो डायरेक्शन इशू किया गया ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये 2018 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ग्रीन क्रैकर यूज करना। तो इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, हजार्डस ऑक्साइड, हजार्डस एंड टॉक्सिक नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट जो कि फायर क्रैकर में यूज होते हैं, तो उस पर हम लोग बात करते हैं, हो सकता है ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो हम लोग पहले देख लेते हैं ग्रीन क्रैकर के बारे में, ठीक है, कि ग्रीन क्रैकर का क्या रोल है, कैसे है। तो इसमें है कि ग्रीन क्रैकर हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है बेसिकली कि जो भी कोई ऐसे हजार्डस एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं बेरियम नाइट्रेट का, वो यूज नहीं होता है इस ग्रीन क्रैकर में, ठीक है। तो इसी कारण से, और जो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कि जो एक डायरेक्शन इशू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2021 का, तो ये बेरियम यूज करते थे जो भी ऐसे फायर इंडस्ट्रीज होते थे फायर क्रैकर वाले, तो बेरियम यूज करते थे, और जो भी ऐसे कोई भी केमिकल जो बैन किया गया है कि आपको यूज नहीं करना है क्रैकर में, वो भी यूज किया जाता था। तो ये चीज़ इस कारण से न्यूज़ में हो जाता है कि इसके अगेंस्ट था, सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन के अगेंस्ट था। तो अब इस कारण यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये थोड़ा सा एक हजार्डस मटेरियल हो जाता है जो कि क्रैकर में यूज़ किया जाता है, और ये काज करता है 30% रिडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, यूजिंग। और इसमें ये बेरियम नाइट्रेट में क्या क्या यूज होता है, तो ये पोटासियम नाइट्रेट यूज होता है, जो कि ऑक्सीडेंट के जैसा ये यूज होता है, ठीक है। तो ये पार्टिकुलेट मैटर को रिड्यूस करता है, ये अप्रोक्स 30%। तो ये एक और चीज़ है कि CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि नेशनल इन्वायरमेंट और जो इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये डेवलप किया है ग्रीन क्रैकर को, ठीक है। तो नीरी जो CSIR नीरी, इन्होंने ग्रीन क्रैकर को डेवलप किया है, तो ये भी हम लोग को समझना है। एक होता है स्वास, ठीक है, सेफ वाटर रिलीजर, ठीक है। तो ये सप्रेस करता है डस्ट को जो कि रिलीज किया जाता है वाटर वेपर में, एयर में, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि डस्ट को सप्रेस करता है, कैसे करता है, तो वाटर वेपर रिलीज करके एयर में, ठीक है। तो वाटर वेपर में क्या होता है कि इसमें पानी का मात्रा रहता है, और पानी का मात्रा रहता है तो एक तरह से एक हाइड्रोस्कोपिक का काम करता है और डस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये कोई ड्रॉपलेट्स है वाटर का, तो डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताया गया कि श्वास ये है सेफ वाटर रिलीजर, जो कि सप्रेस करता है डस्ट रिलीज को, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है कि वाटर वेपर को रिलीज करके इसका काम है। नेक्स्ट देखते हैं स्टार, ठीक है। सेफ थर्मिट क्रैकर, ये क्या करता है कि इट डज नॉट कंप्राइज पोटासियम नाइट्रेट एंड सल्फर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पोटासियम नाइट्रेट और सल्फर जो होते हैं इसमें शामिल नहीं होते हैं ये स्टार में, ठीक है। तो जो कि पोटासियम नाइट्रेट आपको पता है कि ये एक तरह से हानिकारक होता है, तो इसलिए। और इमिट करता है रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर डिस्पोजल ऑफ रिड्यूस साउंड इंटेंसिटी। तो इस तरह से इसका मतलब एक बेनिफिटेड चीज़ है तो स्टार का। तो इस तरह से हम लोग को ये न्यूज़ मिला। एक है सफल, सफल जो है एक मिनिमम यूसेज ऑफ एल्यूमिनियम है, और साथ ही साथ मैग्नीशियम का। तो ये चीज़ है, इसमें कम मात्रा में यूज किया जाता है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम का सफल में। नीरी जो हम लोगों ने देखा, ये नीरी नागपुर, ये मैंडेटेड है टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज इन इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग। तो इसका ये काम है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड उस पर रिसर्च करना और ये करना। तो इस कारण से ये क्रैकर, ग्रीन क्रैकर का फॉर्मेशन किया नीरी ने। आगे देख लेते हैं ये रिलीज रिलेटेड कंसेप्ट ई क्रैकर्स। ई क्रैकर क्या है इसके बारे में। तो अभी जो हम लोगों ने देख रहा था CSIR नीरी, ठीक है। तो अब ये आ जाता है CSIR सीरी, ठीक है। CSIR सीरी में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक लेबोरेटरी है जो कि डेवलप करती है सेफ और पोल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसको कि हम लोग ई क्रैकर का नाम देते हैं। इसमें क्या करता है कि ये जो लेटेंट सोशल एस्पिरेशंस है और फायर वर्क में इंजॉय, तो ये चीज़ इसमें मतलब फायर वर्क में एक इम्प्लीमेंट किया जाता है लेटेंट सोशल एस्पिरेशंस के जैसा, ठीक है। तो इसके मीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है CSIR सीरी के द्वारा। इस तरह से ई क्रैकर का टेक्नोलॉजी और ये चीज़ इसमें क्या होता है कि ये इंक्लूड करता है अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे कि बात करते हैं ई लादी, ई अनार, ठीक है। इस तरह से नाम आपको सुनने को मिलेगा, तो पूछा जा सकता है ये है क्या, तो ई क्रैकर के एग्जाम्पल है, ठीक है। और सिस्टम फॉर ई क्रैकर शो, तो ये ठीक है। अभी प्रेजेंट में बात करते हैं तो CSIR सीरीज जो है ये रेडी है एक लेबोरेटरी लेवल पे, ठीक है, जो कि प्रोटोटाइप ऑफ इलादी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हम लोग देखने को मिलता है। इलादी क्या है, तो ये बेसिकली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, ठीक है, जो कि लाइट और साउंड इफेक्ट को डिस्चार्ज करता है, ठीक है, जनरेट करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है इलादी में। तो ये पूछा जा सकता है इलादी क्या है, तो ये किस पे बेसिस होता है, ये भी पूछा जाएगा कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है और जो कि जनरेट करता है लाइट एंड साउंड इफेक्ट। तो यही चीज़ें कि थोड़ा सा हो सकता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली या उस टाइप से हो, तो इसी कारण से इसका यूज किया जा रहा है। मतलब जिस तरह से भी अब एक ट्रेडिशनल क्रैकर यूज होता है उससे कम इफेक्टिव हो इन्वायरमेंट के लिए। आगे देखते हैं कि रिवाइज क्रॉप रेसिड्यूल मैनेजमेंट गाइडलाइन, ठीक है। तो क्रॉप रेसिड्यू को लेकर के क्या क्या गाइडलाइंस को फिर से उसको रिवाइव किया गया, उस पर हम लोग देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है ये रिवाइज किए हैं क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन। तो इसमें कुछ चेंजेस लिए गए, स्टेप लिए गए, क्या है, तो ये गाइडलाइन जो है ये इनेबल करती है इफेक्टिव एक्सिटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्टॉक। पहले क्या था कि पैडी स्टॉक के लिए जहाँ पे कटा खेती हुआ वहीं पे इसको एक तरह से बायोडिग्रेडेबल और भी कुछ अदर यूजेस केमिकल का यूज करके उसको किया जाता था, ठीक है। तो इस कारण से आपको देखने को मिला कि उसको अब क्या किया जाएगा कि एक C2 मैनेजमेंट के साथ में इसको पैडी स्टॉक को इनेबल किया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है जहाँ पे कट रहा है उसको कहीं और ले जा करके, तो ये कहाँ से जनरेट होता है, जो कि पंजाब में हो रहा है, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ऐसे जैसे जहाँ पे स्टबल बर्निंग का ज़्यादा प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये गाइडलाइन लाया गया है कि आप अपने खेत से कहीं दूसरी जगह ले जाओ और उस पैडी स्टॉक को अच्छे से यूटिलाइज करो और जो भी उस पर यूजेस करके उसको बायोडिग्रेडेबल के फॉर्म में बनाओ और एक्सेप्ट टू ट्रीटमेंट करो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसको और कुछ इसमें चेंजेस किया जा रहा है कि इस फॉर्म को बना करके आपको देखने को मिलेगा जो पेलेट तैयार किया जाता है उसमें इसको किया जा रहा है ताकि इसको और फर्दर यूज किया जा सके। जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है तो उसमें पेलेट का यूज किया जाता है, स्ट्रॉ पेलेट का। तो ये चीज़ इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे इसका फीचर्स क्या है गाइडलाइन का। तो टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये किसके लिए, तो पैडी स्टॉक के लिए और पैडी स्टोर सप्लाई चेन
जो कि इस्टेब्लिश करता है एक बेनिफिशरीज एग्रीगेटर फार्मर और इंडस्ट्रीज के बीच में, ठीक है। तो ये एक टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट है और फार्मर और इंडस्ट्रीज के बीच में एक चेन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, पैडी स्टोर सप्लाई को रह करके, ताकि इसको फर्दर एक और चीज़ में इम्प्रूव किया जाए। आगे देखते हैं हम लोग। ये क्या है कि गवर्नमेंट जो कि है प्रोवाइड कराती है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ बेनिफिशरीज एंड इक्विपमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए। तो ये इसका ये एक तरह से काम है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन इसमें लाया गया। आगे जो है गवर्नमेंट का और क्या क्या है इसमें एक्शन। तो ये सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल करके एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब यही जो बताया जा रहा है। और ये जो रहता है एट 65% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो भी ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्री जो बैठा रही है फार्मर के लिए, ये दोनों के बीच में कोऑपरेशन के लिए जो टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का जो 65% जो कॉस्ट रहेगा वो ये गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिल करके इसको देंगे, बियर करेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे समझ आता है। इंडस्ट्री जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं 25% एंड फार्मर, रूरल और जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड साथ ही साथ APOs हैं एक्सेट्रा विल कंट्रीब्यूट बैलेंस 10%। तो इनका 10% का कंट्रीब्यूशन, 25% का कंट्रीब्यूशन हो गया इंडस्ट्रीज़ का, तो ये टोटल हो गया 35 एंड 35 एंड 65% गवर्नमेंट की है, तो ये हो जाता है आपका 100%। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। स्टेट गवर्नमेंट का बात करते हैं तो ये अप्रूव करते हैं वैसे प्रोजेक्ट को, जो कि जो प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग कमेटी के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। तो प्रोजेक्ट को अप्रूव किसके द्वारा किया जाता है, अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का बात करते हैं तो सैंक्शनिंग कमेटी के द्वारा। साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है ये एक्सटेंड किया गया है फॉर मशीन एंड इक्विपमेंट के लिए, जो कि जैसे कि हाई HP ट्रैक्टर होते हैं, कटर होते हैं, टेडर होते हैं, तो उनके लिए ये किया गया है। और अब देख लेते हैं स्टेबल बर्निंग के बारे में क्या है कैसे। तो ये चीज़ तो नॉर्मल चीज़ है, हमेशा से चलते आता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है बेसिकली जो कि फायर और स्टबल को आग लगा करके उसको मतलब जलाने का काम करते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि अलग अलग तरह से पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। और ये चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं पैडी में, वीट के जो भी स्टोर रहते हैं उनको काटने के बाद जो भी उसका रेसिड्यू बचता है उसको आग लगा करके जला देते हैं। तो इसका एक बैड इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जो कि इमिट करता है मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। इस तरह से जो पार्टिकुलेट मैटर रिलीज करते हैं जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स को फर्दर कम करते हैं और इन्वायरमेंट में एडवर्स और सॉइल के लिए भी एक एडवर्स इफेक्ट शो करता है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका इफेक्ट स्टेबल बर्निंग का। साथ ही साथ रीज़न क्या है स्टेबल बर्निंग का, ठीक है। तो रीज़न यही है कि फार्मर के पास जो होता है बेसिकली टाइम कम रहता है, ठीक है। तो जो फर्दर अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्रॉप्स को लगाने के लिए, तो ये जो दो सीजनल क्रॉप्स रहे हैं उसके बीच में टाइम कम रहता है, इस वजह से इसको जला देते हैं ताकि अगले के लिए तुरंत से टाइम से प्रिपेयर हो सके, ठीक है। ये हो गया। फिर या फिर उनके पास एक तरह से टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर बोल सकते हैं उनके पास एक टाइम बाउंड मैनर में मतलब एक तरह से सूटेबल फंड नहीं है। तो ये चीज़, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये मेरा इंटरनल जो मैंने ऑब्जर्व किया था उस पर है। आगे देखते हैं इसमें कि ये फार्मर यूज लेस लेबर इंटेंसिव मेथड, ठीक है। तो ये कम यूज करना चाहते हैं लेबर इंटेंसिव मेथड का, ठीक है, जो कि कंबाइन करता है हार्वेस्टर फिर लिविंग बिहाइंड राइस स्टेबल। तो इस कारण से इनमें कम लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज करते हैं फार्मर, ताकि कम पैसा देना पड़े जो भी इसमें आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि 10 डेज गैप बिटवीन राइस हार्वेस्टिंग सीजन एंड सोइंग ऑफ वीट, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो जैसे कि राइस काटने के बाद जो तुरंत गेहूं लगाना रहता है, ठीक है, तो उसके बीच में जो रहता है केवल 10 दिन का गैप रहता है, जिसमें कि ये थोड़ा सा मुश्किल है कि इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो इस कारण से ये जला देते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, शुरू से ही बहुत पहले से ही चलते आ रहा है। एक चीज़ शायद छोड़ दी है, हाँ ये चीज़ हम लोग को देखना था कि जो मैंने देख रहा था हजार्डस एंड टॉक्सिक नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट जो कि फायर क्रैकर में होते हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एल्युमिनियम का, तो ये क्या करता है कि इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। बेसिकली तो ये डर्मिटिस और साथ ही साथ बायो एक्यूमुलेशन का काम करता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम कंपाउंड का हो जाता है। और उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड का, तो आप देख सकते हैं कि ये एसिड रेन काउज करता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड इफेक्ट शो करता है वाटर सोर्सेज के साथ मिल करके, तो इसका ये होता है। एंड जो कि एडवर्स इफेक्ट शो करता है लाइफ पे एंड वेजिटेशन पे भी। पोटासियम नाइट्रेट हो गया जो कि टॉक्सिक डस्ट इफेक्ट शो करता है, और कैंसर काउजिंग जो भी ऐसे एलिमेंट रहते हैं वो चीज़ जैसे कि सल्फर और कोल कंपाउंड हो गए, ये चीज़ इससे इफेक्ट शो होता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं एक फिर बैरियम नाइट्रेट जो कि सबसे एक तरह से, और ये देखिए परक्लोरेट अमोनियम एंड पोटाशियम, तो ये क्या है कि एक तरह से एक कंटामिनेट ग्राउंड और सरफेस वाटर को कंटामिनेट करता है,
और साथ ही साथ ये कॉज करता है थायराइड प्रॉब्लम इन ह्यूमन एनिमल। तो इस तरह से है, मतलब जितने भी क्रैकर में यूज होने वाले मटेरियल हैं कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत ही ज़्यादा हाजार्डस हैं और ह्यूमन और एनिमल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। बेरियम नाइट्रेट का बात करें तो ये पॉइजनस होता है, साथ ही साथ फ्यूम्स जो है ये इरिटेट कर सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट कर सकता है, तो इस कारण से ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं जैसे कि पोली क्लोरीनेटेड डाइऑक्सिन, ठीक है, और इसी तरह से इतने सारे जो हैं एक्यूमुलेट होते हैं जो कि कैंसर के कारण बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। लेड डाइऑक्साइड हो गया, बायो एक्यूमुलेशन का काम करता है। कहीं ना कहीं ज़्यादातर मैटर जो होते हैं जो भी इस तरह के होते हैं वो बायो एक्यूमुलेशन का काम करते ही हैं। तो चलिए ठीक था, ये मैंने देख लिया। एंड नेक्स्ट है, एक मिनट, ये चीज़ इमिशन फ्रॉम स्टबल बर्निंग, क्या क्या इमिट होता है स्टबल बर्निंग से। तो ये देखने को मिलता है जैसे 1 टन एस्ट्रो अगर है, 1 टन अगर पुआल का बात करते हैं तो क्या क्या रिलीज करता है। तो 3 kg पार्टिकुलेट मैटर रिलीज करेगा, 60 kg कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, एंड सबसे ज़्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है 14-16 kg, ठीक है, 199 kg एसएस एंड 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सब इसका ज़्यादा मात्रा हो जाता है देखने को। ये क्या करता है, ये पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट में हेल्प करता है, जैसे जला देना सीधे सीधे स्टबल को, तो ये चीज़ इसमें वर्क करता है। साथ ही साथ देखते हैं ऑप्शंस फॉर XC2 मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स रेसिड्यू, ठीक है, इसको XC2 मैनेजमेंट में इसका क्या क्या ऑप्शन है वो चीज़, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं बायोमास पेलेट्स एज अ फ्यूल सब्सटीट्यूशन इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बता रहा था कि जो पेलेट्स का यूज़ करते हैं कि जैसे ये स्ट्रो हुआ, ठीक है, तो स्ट्रो के एक प्रोसेस करके एक पेलेट्स बना देते हैं एक छोटे छोटे गन की टाइप से ऐसे, तो इसका फर्दर यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है, और ये जो हीट भी अच्छा खासा देता है, तो आप समझ सकते हैं अच्छा खासा यूजेज है इसका। तो ये क्या करता है कि प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस और बायो सीएनजी फ्रॉम पैडी स्ट्रॉ। तो देखिए ये भी इसका यूटिलाइज किया जा सकता है पैडी स्ट्रॉ का बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने में। अल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूज होता है पैडी स्ट्रॉ का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। आगे देख लेते हैं क्लाउड सीडिंग, ठीक है। क्लाउड सीडिंग क्या है? क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि बेसिक जनरली ये अगर जहाँ पे एयर पोल्यूशन है या फिर पानी का इशू है या फिर गर्मी ज़्यादा है तो ये क्लाउड सीडिंग प्रोसेसेस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक आर्टिफिशियल क्लाउड फॉर्मेशन है, इसका ये क्लाउड सीडिंग का नाम देते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि रिसर्चर जो है ये डिस्कस किए हैं पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग क्लाउड सीडिंग। ये जो भी अभी दिल्ली में देखने को मिल रहा है एयर पोल्यूशन, उसको टैकल करने के लिए क्लाउड सीडिंग का यूज़ करना, रिसर्च करना, इस पर बात चल रहा था, इसको लेकर के न्यूज़ में था। तो क्लाउड सीडिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये क्या है? तो ये एक तरह से वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन करवाना ये होता है इसमें। और ये जो केमिकल यूज इसमें किया जाता है AgL किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, आपको पूछा जा सकता है, तो सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। एंड बेसिकली ये सिल्वर आयोडाइड जो है एक टेम्परेचर पे जा करके एक क्रिस्टल बना देता है, ठीक है, वाटर क्रिस्टल। तो ये फर्दर जब हेवी हो जाता है तो ये गिर जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। तो सिल्वर आयोडाइड देखे हम लोगों ने, फिर पोटेशियम आयोडाइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, और साथ ही साथ ड्राई आइस जो है जिसको कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ केमिकल यूज होते हैं क्लाउड सीडिंग में। तो आगे देख लेते हैं हम लोग कि कंडीशन क्या क्या रिक्वायर है क्लाउड सीडिंग के लिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ जो है ये डीप इनफ है, ठीक है। क्लाउड नीड टू बी डीप इनफ एंड हैव अ सूटेबल टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर होना चाहिए कि 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये चीज़ चाहिए इसके लिए एक सूटेबल क्लाउड सीडिंग प्रोसेस के लिए। इसमें क्या होता है कि क्लाउड जो होता है ये कवर होना चाहिए एटलीस्ट 50%, ठीक है, जहाँ जिस एरिया पे हम लोग को ये क्लाउड सीडिंग करना है। तो क्लाउड जो होता है, एक और चीज़ इसमें बताया जा रहा है कि क्लाउड जब क्लाउड सीडिंग किया जा रहा है उस टाइम पे जो विंड का स्पीड होना चाहिए एक सर्टेन लेवल फिक्स किया जाता है कि इससे अगर एवब रहा तो उसको इस जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो विंड स्पीड भी एक लिमिट तक होना चाहिए। और साथ ही साथ ये लेस इफेक्टिव होता है, और उस जगह पे जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बात करते हैं वो 75% तक कम रहता है, वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। क्लाउड जो है, क्लाउड इनफ है, क्लाउड नीडेड टू कंटेन सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर, ठीक है। तो क्लाउड इनफ, क्लाउड नीड्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखिए मैं यहाँ पे क्या पढ़ रहा था, कोल्ड इनफ है, मैं क्लाउड कर रहा था, हाँ। तो ये कोल्ड, तभी तो मुझे लगा ये कुछ सुटेबल नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पे है ये कोल्ड इनफ क्लाउड, ठीक है, ये जरूरी है एक सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर के लिए, ठीक है, जो कि सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर कंटेन करता है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा एक जो टेम्परेचर यही बताया जा रहा है कि अगर इतना भी ज़्यादा हीट हो जाएगा तो फिक्स सही नहीं होगा इस प्रोसेस के लिए। तो कोल्ड क्लाउड जरूरी है इसके लिए, ठीक है, जो कि सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर कंटेन करते हो।
इस तरह से हम लोगों ने देखा ये टाइप ऑफ क्लाउड सीडिंग क्या है, कितने टाइप के होते हैं। तो जो एक होता है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड, ठीक है, डायनामिक क्लाउड सीडिंग, और साथ ही साथ स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। हाइग्रोस्कोपिक में स्कोपिक क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि बेसिकली मैंने ये जो अभी पहले भी बता दिया था कि जो वाटर जो पार्टिकुलेट्स होते हैं इन्वायरमेंट में वो अट्रैक्ट करते हैं, ये डिस्पर्स करता है जैसे साल्ट थ्रू फ्लेयर्स और एक्सप्लोसिव, जो कि लोअर पोर्शन ऑफ क्लाउड। जैसे यहाँ पे एक क्लाउड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक तरह से स्प्रेड किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है, ये जो हम लोगों ने देखा है AGI को, तो उस तरह से फिर उसके बाद एक अलग प्रोसेस होता है। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग क्या है, तो ये बूस्ट वर्टिकल एयर करेंट, ठीक है, इनकरेज करता है मोर वाटर टू पास थ्रू द क्लाउड। तो यही है कि जो एयर का स्पीड और ये चीज़ होता है इसमें वेरी करता है। तो जो ये है कि एयर क्वालिटी, एयर जो वर्टिकल एयर करंट है उसको बूस्ट करता है, और साथ ही साथ ताकि जो पानी है वो अच्छे से प्रिसिपिटेट हो सके, उससे पास हो सके, पास थ्रू हो सके। स्टैटिक क्लाउड करता है कि इवॉल्व करता है केमिकल, जैसे कि बात करते हैं सिल्वर आयोडाइड और मॉइस्चर लेडन क्लाउड को, उसको स्प्रेड करने में इसका स्टैटिक क्लाउड सीडिंग का यूज होता है। तो जैसे कि इसका हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देखेंगे कि एक ये ड्रॉपलेट्स है, एक सिल्वर आयोडाइड का, अलग अलग पार्टिकल्स का, और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, जो भी ऐसा यूज होता है इसमें, इसको छोड़ा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप इससे भी देख सकते हैं प्लेन के थ्रू भी छोड़ा जाता है। तो ये एक लेवल पे जाकर के इसको छोड़ा जाता है, और सिल्वर आयोडाइड जो होता है इसमें एक आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक भारी हो जाने के बाद उस फर्दर प्रिसिपिटेट कर जाता है, इतना हेवी हो जाता है और बारिश के फॉर्म में आ जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। तो हम लोग देखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है। तो ये चीज़ क्यों न्यूज़ में रहा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण से बात करते हैं कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन ईयर सर्वे अवार्ड जो कि अनाउंस किया गया, इस कारण से ये न्यूज़ में रहा, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो ये किसका इनिशिएटिव है, तो MOEFCC का इनिशिएटिव है, जो कि किसके अंदर आता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर। तो ये लॉन्च किया गया MOEFCC के द्वारा, NCAP, ठीक है, ये प्रोग्राम, और ये कम्प्रहेंसिव इनिशिएटिव है इन पार्टनरशिप विद वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर के एक पार्टनरशिप रोल शो करते हैं, ताकि जो एयर का क्वालिटी है सिटी में, रीजन्स में, नेशनल लेवल पे इसको इम्प्रूव किया जा सके। सो इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का। तो ये क्रिएट करता है अवेयरनेस, इनका क्रिएट करना एमोंग अलग अलग सेक्शंस और सोसाइटी के बीच में, ये है इसका ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ इन्फॉर्म करना सिटीजन को, ताकि जो हेल्थ पे इम्पैक्ट जो पड़ रहा है अलग अलग एक्सपोजर के कारण, तो उसके लिए भी इनको इन्फॉर्म करना। फिर कंपेयर करना एयर क्वालिटी कंडीशंस, वो भी अलग अलग सिटीज़ और लोकेशंस में, और ताकि जो अचीव, और साथ ही साथ अचीव किया जा सके नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम गोल। और इसका गोल क्या है, क्लीन एयर फॉर ऑल, ये इसका मेन मोटो है। तो ये चीज़ इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। बात करते हैं 131 सीरीज़ में, तो ये कवर करता है NCAP के डेटा को और NCAP के जो भी गाइडलाइन है उसको। ये NCAP इतना सीरीज़ में है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड है। ये रिक्वायर करता है कि सेल्फ असेसमेंट, साथ ही साथ जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है ऑन प्राना, अभी हम लोगों ने देख रहा था ऑनलाइन पोर्टल जो है, ये इसके बेसिस पे ये एक डैशबोर्ड जो है, ये प्राना ऑनलाइन पोर्टल, ये कैप्चर करता है NCAP के प्रोग्राम को, ठीक है, प्रोग्राम के जो प्रोसेस को, प्रोग्रेस को, कि कितना एयर क्वालिटी में चेंजेस आए हैं सिटीज़ में पहले के अपेक्षा, जो टारगेट रखा गया है उसका क्या क्या है। तो इसका ये बेसिकली काम हो जाता है। 131 सिटीज़ जो है ये कैटेगराइज किए गए हैं 3 ग्रुप में, और ये भी पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जैसे कि इसमें रखा गया कि कोई एक ऐसा सिटी जो है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जैसे टॉप 3 सिटीज़ जो हैं इस कैटेगरीज में देखने को हम लोग को मिलते हैं। मतलब तीन कैटेगरी में बांट दिया गया है, कि सबसे टॉप, फिर डाउन, फिर डाउन, इस तरह से, जो कि रिवार्ड किया जाता है कैश प्राइस और साथ ही साथ ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट। तो ऐसा पूछा जाता है कि जो भी NCAP के अंदर आते हैं सिटीज़, और वो जो हैं उनके जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनमें क्या क्या दिया जाता है। तो कैश प्राइस भी है इनमें, ट्रॉफी भी है, एंड साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी है। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है। इससे आगे बढ़े, ये हम लोग देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया, ये बायोमास और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग जो है इसमें 20% रखा गया। रोड डस्ट जो है ये 20%, साथ ही साथ डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट ये 5%। तो जैसे कोई तोड़ा फोड़ा गया घर को, तो उससे कितना होना चाहिए, 5% तक का।
व्हीकुलर इमिशंस को 20%, ये क्राइटेरिया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में। फिर इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज ये 20% मेंटेन। फिर इम्प्रूवमेंट इन PM10 और कंसंट्रेशन ये 2.5 तक इम्प्रूव करके रखना है, क्योंकि पूरी तरह से तो एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल टाइप से है ना, तो इस वजह से एक टारगेट फिक्स किया गया। ठीक है, IEC का बात करते हैं, एक्टिविटीज़ पब्लिक अवेयरनेस ये 2.5% है। अदर इमिशंस का बात करते हैं 10%, तो ये चीज़ देखने को मिलता है। रिपोर्ट देख लेते हैं, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट फर्दर, जो कि वेटेड किया गया है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा। ठीक है, जो कि ये चेयर किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी इन्वायरमेंट। तो आगे देख लेते हैं इसमें, ये जैसे कि एग्जामिन करता है, एग्जामिन एंड इवेल्युएटेड बाय CPCB, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो एक तरह से हेड है ही, तो उसके द्वारा ये जो भी ऐसा टारगेट रखा गया है रिपोर्ट को, ये असेस किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है उनके द्वारा। और ये रैंकिंग, बेसिकली रैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए ऑन बेसिस ऑफ अलग अलग असेसमेंट फ्रेमवर्क के बेसिस पे। और ये गाइडलाइन किसका फॉलो करती है, ये तो MOEFCC का गाइडलाइन फॉलो करती है। रिजल्ट देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अकॉर्डिंग रैंक 1 पे है इंदौर। ठीक है, एंड ये जो कैटेगरी का बात करते हैं पॉपुलेशन में, तो मिलियन प्लस पॉपुलेशन के बेसिस पे अमरावती जो है ये महाराष्ट्र, ये रैंक 2nd पे है। ठीक है, कैटेगरी में ये पॉपुलेशन 3 से 10 लाख पॉपुलेशन पे। साथ ही साथ परवाणु, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का है, जो कि रैंक 3rd है, ये लेस देन 3 लाख पॉपुलेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट का क्या क्या डेटा है एंड क्या क्या रिपोर्ट आए हैं। आगे हम लोग देखते हैं वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग पूरी तरह से पोल्यूशन को कवर कर लेंगे। देखिए, मैं टॉपिक वाइज ही ला रहा हूँ वीडियो, क्योंकि एक तरह से होता है कि इस तरह से पढ़ने में अच्छा रहता है। ठीक है, आप सीधे टॉपिक सर्च करके प्लेलिस्ट से देख पाओगे, तो इसलिए हर किसी के लिए सही है। एंड एक ही साथ आप अगर 3 घंटे 4 घंटा 5 घंटा का कवर कर लोगे, तो ये थोड़ा सा एक तरह से एग्जॉस्टेबल टाइप से लगता है और कोई इफेक्टिव हो नहीं पाता है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, एंड मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो भी सही है। तो इस तरह से आप एग्री होगे शायद। आगे देखते हैं कि ग्राउंड वाटर इन इंडिया का कंडीशंस क्या है, ग्राउंड वाटर का इंडिया में, और किस तरह से जो टारगेटेड है वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड तक शेयर कर दें। सो थैंक यू। देखते हैं, वो मिनिस्ट्री फॉर जल शक्ति जो रिलीज की है डायनामिक ग्राउंड एंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, तो ये 2023 का है। ठीक है, तो किसने रिलीज़ किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर टिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ये दोनों का जो वर्क रहता है पैरेलली, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस रहता है। आगे देखते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट, इसमें क्या क्या देखने को मिला। तो ये किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा ये फॉलो किया गया, तो बेसिकली CGWB, ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, और अलग अलग स्टेट और यूटीज ने मिल करके इसको रिलीज़ किया। तो इसमें देखने को मिलता है कि ये जो ज्वाइंट असेसमेंट कैरिड किया गया है, ये कब से किया जा रहा है, तो 1980 से। ठीक है, उसके बाद से ये उसी समय से ये किया जा रहा है। और बात करते हैं 2022 का, तो ये एनुअली कैरिड किया जाने लगा। ठीक है, हर एक साल। तो इस तरह से हम लोग को समझना है। ये देख लेते हैं वाटर गवर्नेंस बॉडीज क्या क्या हैं, कौन कौन से बॉडीज हैं। ठीक है, ये वाटर से रिलेटेड तो ये चीज़ है, जैसे कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का बात करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लीडिंग एजेंसी होती है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। तो ये 2 एजेंसी जो है ये सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्रीज। ठीक है, आगे है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, ये इसके वैसे भी जो वाटर जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है, तो इस कारण से ये स्टेट गवर्नमेंट जो है ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ये है एक। एंड साथ ही साथ स्टेट एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, और डेडिकेटेड अथॉरिटीज जैसे कि बात करते हैं ये CGWD सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये एक डेडिकेटेड अथॉरिटीज देखने को मिलता है। इसमें इंडिकेटर और फाइंडिंग देख लेते हैं। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा ये जो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है कंट्री में कितना है, क्या है, बात करते हैं 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर का। ठीक है, जो इंक्रीज किया है इतना, ठीक है, इन 2022 में, मतलब हाँ, इंक्रीज फ्रॉम इतना से। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिला। फिर मेजर इंक्रीज जो नोटिस कहाँ पे किया गया है, ये देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल में, असम में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, बिहार। तो इस जगह पे ग्राउंड वाटर को कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो ये चीज़ अच्छा है।
फिर देखते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक्सीडिंग एनुअली रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर रिचार्ज। कहने का मतलब ये है कि ओवर एक्सप्लॉइटेड किसको बोलेंगे कि अगर हम लोग एनुअली बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने से ज़्यादा वो इसका जो है एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन के अंदर में आ जाता है। तो ये जो है 11.23% जो है ये टोटल असेसमेंट यूनिट का ये अलग अलग किया गया स्टेट और यूटीज में, जो कि देखने को मिला कि डिक्रीज किया है 4.2% से इन 2022 में। और देखते हैं कि अकाउंट फॉर 17% टोटल रिचार्ज ओवर द एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये कंटेन करते हैं 17% ऑफ टोटल रिचार्ज एरिया, ठीक है, कंट्री का। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन में। ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट मोस्टली जो है ये कंसनट्रेटेड कहाँ पे है, किस रीजन में, तो नॉर्थ वेस्ट में, जो कि पार्ट है जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा होगा। और ये यहाँ इस वजह से क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो होता है ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं वीट के टाइम पे, ठीक है, रबी क्रॉप्स में, तो या इस समय पे वाटर का थोड़ा सा स्कार्सिटी देखने को मिलता है, तो ग्राउंड वाटर का ही फर्दर यूज करते हैं। तो ये दिल्ली देखने को हुआ है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ है। और इसी तरह से वेस्टर्न पार्ट का बात करते हैं तो राजस्थान गुजरात आ जाता है एरिड क्लाइमेट के कारण। फिर सदर्न पार्ट में है कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। वैसे इन लोगों में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, बट स्टिल फिर भी इसमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, ठीक है। एनुअली जितना रिचार्ज नहीं हो रहा उतना इसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है। फिर क्रिटिकल यूनिट का बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बिटवीन 90 to 100%, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल यूनिट। और ये चीज़ असेसमेंट यूनिट, इतना परसेंट असेसमेंट यूनिट है एंड अकाउंट किया है 3% ऑफ टोटल रिचार्ज। ये चीज़ इसमें क्रिटिकल यूनिट में देखने को मिलता है 3% टोटल रिचार्ज एरिया का। ये जो है सेमी क्रिटिकल, ये हम लोग को देखने को मिलता है इतना असेसमेंट यूनिट 10.65 और अकाउंट करती है, कंटेन करती है 12% टोटल रिचार्ज एरिया का। सेफ यूनिटी में है ये 73 पॉइंट इतना, बाकी तो इतना ज़्यादा ये मैटर नहीं करता है। आगे देख लेते हैं ग्राउंड वाटर सिनेरियो इंडिया में क्या है, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर जो हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया जो है ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला है, और जो कि यूज़ जो करती है जैसे यूनाइटेड स्टेट और चाइना, इन दोनों को मिला करके उससे भी कहीं ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं इंडिया का रोल कितना है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में। वाटर लेवल जो है मोर देन 60% जो है ये वेल से, और ये पता चलता है CGW जो कि रजिस्टर्ड है डिक्लाइन ट्रेंड में बताया। तो यही चीज़ बता रहा है कि पिछले 10 साल में ये रजिस्टर किया गया कि ये जो वाटर लेवल जो है, और वो भी बात करते हैं वेल का, तो 60% वजह से 60% वेल का तो ये डिक्लाइन किया है, ठीक है। तो इतना हम लोग को समझना है। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग कि इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023, ये भी अच्छा रिपोर्ट है। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, तो ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट ये किया जाता है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो ये चीज़ देखना है। देखिए सम एरिया जैसे कि अगर बात करते हैं इंडो गैंगेटिक बेसिन वाले में, तो इंडिया जो है ऑलरेडी पास कर गया है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का, ठीक है, जो कि एक टिपिंग पॉइंट पे है। मतलब आप समझ सकते हैं इंडो गैंगेटिक रीजन में जब ये हाल है, तो प्लेट्यू वाले रीजन में सदर्न पार्ट में क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वाटर टेबल जो है ये अगर कोई भी एक्वीफर है तो वो कंसिस्टेंटली ड्रॉप किया है वेल डेप्थ से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा इशू हो जाता है एंड कंसर्निंग है। तो इंटायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का बात करते हैं तो प्रिडिक्ट करती है एक्सपीरियंस क्रिटिकली लो ग्राउंड अवेलेबिलिटी बाय 2025। तो यही बताया जा रहा है कि 2025 तक बताया जा रहा है कि ये क्रिटिकली लो कंडीशंस पे पहुंच जाएंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाले जो भी स्टेट और ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रिडिक्ट किया गया है। अबाउट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि हमेशा से पूछा गया है और इसको अच्छे से समझेंगे। इसका हेड क्वार्टर जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का, तो इसका हेड क्वार्टर फरीदाबाद में देखने को मिलता है हरियाणा में, ठीक है। एंड इसका जेनेसिस जो होता है ये स्टार्ट किया गया, लाया गया 1970 में, रीनेमिंग एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ग्रीन वाटर क्लीन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है ये, मतलब 1970 में इसका नाम कुछ और था, एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब होता है पढ़ते पढ़ते ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते करते फिसल जाता है जुबान, सो यू कैन मैनेज इट।
मर्ज विद द ग्राउंड वाटर विलिंग ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1972। तो इसके बाद जब 1972 में बात करते हैं तो इसको मर्ज कर दिया गया ग्राउंड वाटर विलिंग ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिला। ये जो आता है इसका मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये को पूछा जा सकता है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मैंडेट क्या करती है, ठीक है। तो ये नेशनल एपेक्स एजेंसी है बेसिकली, जो कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रोवाइडिंग साइंटिफिक इनपुट्स फॉर मैनेजमेंट, साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, ऑगमेंटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वाटर रिसोर्सेज का एक तरह से साइंटिफिक इनपुट प्रोवाइड करना, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंटेन करना। एक तरह से ये नेशनल एपेक्स एजेंसी के रोल पे तौर पे काम करती है नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है। आगे देख लेते हैं इम्पैक्ट इसका क्या है, इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये तो हर कोई ये कॉमन सी चीज़ है, हर कोई जानता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये क्या करता है कि रिड्यूस सरफेस वाटर सप्लाईज एज ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर आर कनेक्टेड। तो यही चीज़ है कि सरफेस वाटर जो है ये कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ग्राउंड वाटर जब अगर मेंटेन रहता है तो सरफेस वाटर भी रहता है। अगर ग्राउंड वाटर डाउन जाएगा तो सरफेस वाटर भी नीचे चला जाएगा, एंड सरफेस वाटर नीचे चला जाएगा तो वैसे बहुत सारे चीज़ जो हैं जो कि सरफेस वाटर पे डिपेंड करते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हैं, अलग तरह से इकोलॉजिकल कंडीशन जो हैं, तो जिस कारण से ये चीज़ बताया जा रहा है। और फिर एक्विफर जो है ये इनका भी एक तरह से श्रिंकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पे सीधे सीधे देखने को मिलेगा, जो कि फार्मिंग में इशू क्रिएट करेगा। फिर साथ ही साथ वाटर क्वालिटी कंसर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इंक्रीज करता है कॉस्ट एज अ वाटर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब पानी का कमी रहेगा तो इसका तो रेट भी बढ़ जाएगा, बिकने लगेगा पैसे से हर किसी को, अभी भी वैसे पैसा से बिकता है। वाटर ट्रेडिंग, ठीक है। वाटर ट्रेडिंग क्या है, ये क्यों न्यूज में रहा, तो नीति आयोग रिलीज करती है एक डॉक्यूमेंट जो कि वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म पे बेस्ड है, और ये क्या करता है, प्रमोट करता है री यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर, ठीक है। तो इस कारण से एक डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं नीति आयोग, तो ये यूज हो जाता है, ये थोड़ा सा न्यूज़ में आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वेस्ट वाटर हम लोग यूज करते हैं, एक बार यूज करके उसको वेस्ट कर दिए तो उसको फिर से कैसे ट्रीट करके यूज करना, उस पर बात करता है। अब हम लोग देख लेते हैं वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है और किस तरह से। ये चीज़ है, एक वाटर मार्केट मैकेनिज्म है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग तरह से मार्केट देखने को मिलता है, जैसे कार्बन क्रेडिट मार्केट देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट में, तो उसी तरह से एक तरह से कि आपको खरीदना बेचना है। तो देखते हैं आगे, ये वाटर मार्केट मैकेनिज्म है जो कि कंसीडर करता है वाटर एज अ कमोडिटी एंड रेदर देन पब्लिक गुड, ठीक है। कि पब्लिक गुड तो है ही, ठीक है, अब उससे कहीं ज़्यादा है ये, ठीक है। और इसको कमोडिटी के तौर पे देखा जाता है ये वाटर मार्केट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये ट्रेडेड ये क्या किया जा सकता है कि यूज़र अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स, ठीक है। तो उसको ट्रेड किया जाएगा, उसको मतलब दिया जाएगा, मतलब जिसको जितना ज़रूरत है उसको उतना ही मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ये इस मैकेनिज्म में देखने को मिलता है। तो मैकेनिज्म जो है ये वाटर कंपनी मैकेनिज्म, ये वाटर कंपनी रेदर देन क्रिएटिंग इट्स ऑन वाटर सोर्स। तो जैसे होता है ना कि मतलब क्या है कि मेरा अगर एक पर्सनल बात करता हूँ तो मैं वेल कर लेता हूँ, ठीक है, मैं एक बोर कर लेता हूँ वाटर के लिए, तो वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। और उससे कहीं कि आप अपना सोर्स बनाओ, उससे कहीं ज़्यादा कि आप पानी को बाई करो, ठीक है, पानी को बाई कर सकते हो वो भी तीसरे पार्टी से, और उसको फिर सेल कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ में बताया गया है, ये नहीं कि आप खुद ही अपना वो करने लगो अगर फ्री में मिला है तो। इनेबलिंग एलिमेंट्स फॉर वाटर ट्रेडिंग, ठीक है। तो वाटर ट्रेडिंग के लिए क्या क्या एलिमेंट है वो चीज़ बताया जा रहा है। ऑनरशिप ऑफ वाटर होना चाहिए, ये शुड बी इनडिस्प्यूटेबल, ठीक है। तो ये नहीं कि डिस्प्यूटेड मैटर में तो थोड़ा सा ज़्यादा इशू क्रिएट करेगा। इनडिस्प्यूटेड ओनरशिप ऑफ वाटर होना चाहिए, और वाटर इंटाइटलमेंट जो होना चाहिए कुड भी ट्रांसफर, ठीक है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन मतलब कुछ भी एक मैकेनिज्म होगा तो उस पर ट्रांसफर किया जा सके। वाटर रिस्क्यू सर्टिफिकेट जारी करना है, ठीक है। और ये ट्रेडेबल परमिट का होना चाहिए कि मान लीजिए अभी मेरे पास है तो हो सके इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसको बेच दूँ, तो इस तरह का एक सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। ये होता है ये WRC ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है वाटर रीयूज सर्टिफिकेट जो सिस्टम है उसके अंदर। और वाटर यूजर्स जो हैं अलग अलग सेक्टर्स में वो इंक्लूड करते हैं, जैसे बात करते हैं म्यूनिसिपल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। वो रजिस्टर करते हैं ताकि इंडिविजुअल टारगेट फॉर वाटर यूज कर सके अच्छे से, ठीक है। इंडिविजुअल को अलग अलग जो ज़रूरतें के हिसाब से उनको पानी दिया जा सके, तो ये चीज़ इसमें देखा जाता है। जो वाटर यूजर्स जो है, वाटर यूजर्स अकॉर्डिंग टू वाटर WRC ये क्या कर सकते हैं कि सेल कर सकते हैं, और ये ओपन मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। वाटर रीयूज सर्टिफिकेट,
और ये अलाउ करता है अदर वाटर यूजर्स को, ताकि एक ब्रिज गैप बनाया जा सके वेस्ट वाटर रीयूज टारगेट के बीच में, ठीक है। आगे देख लेते हैं वाटर ऑर्गेनाइजेशन वाटर ORG स्टार्टेड द इनिशिएटिव ऑफ वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम, ठीक है, जो कि एड्रेस करता है बैरियर ऑफ अफोर्डेबल फाइनेंसिंग टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो एक बैरियर क्रिएट करता है और बैरियर को एड्रेस करता है बेसिकली, ताकि एक फाइनेंसिंग और सेफ वाटर सैनिटेशन को अफोर्ड किया जा सके इस वाटर ORG इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बेसिकली वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम है। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है। ये क्या है कि एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है वाटर और सैनिटेशन को ठीक करने में, ठीक है, एक सूटेबिलिटी प्रोवाइड करने में। आगे देखते हैं अदर वाटर रिलेटेड न्यूज, इसमें और क्या हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे नेशनल वाटर अवार्ड, ठीक है, तो नेशनल वाटर अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड, ये जो है ये 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022 ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया, जो कि प्रोमिनेंट विनर देखने को मिला मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन किसको मिला, बेस्ट स्टेट में, ठीक है, और गंजम जो कि है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हम लोग को समझना है कि नेशनल वाटर अवार्ड के अकॉर्डिंग बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला है, तो ये विनर है मध्य प्रदेश, एंड डिस्ट्रिक्ट तो गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का। नेशनल वाटर अवार्ड का बात करते हैं तो कब से स्टार्ट किया गया, ये 2018 में स्टार्ट किया गया, किसके अंदर, तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के अंदर। फिर सेकेंड एंड थर्ड एडिशन जो है ये दिया जाने लगा फॉर मतलब 2019 एंड 20 से स्टार्ट हो गया सेकेंड एंड थर्ड एडिशन। फिर अवार्ड जो है ये 2021 में नहीं दिया गया क्योंकि उस समय कोविड का सिचुएशन था। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इस नेशनल वाटर अवार्ड का, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वैसे स्टेक होल्डर और उनको अडॉप्ट कराना होलिस्टिक अप्रोच, जो कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे से किया जा सके। क्योंकि कोई भी है इनको इनकरेज किया जाए तो अच्छे से, जैसे किसी भी फील्ड में किसी को इनक्रेज किया जाता है तो अच्छे से उस वर्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसी कारण से ये चीज़ इसमें देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड में क्या क्या है, कैसा है। तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड का बात करते हैं तो ये हाई लेवल कमेटी है, ये बेसिकली रिजुविनेशन ऑफ यमुना जो कि नोटेड किया गया है इम्प्रूवमेंट इन WQS यमुना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जैसे कि हम लोग बात करते हैं वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड का, तो ये न्यूज़ में इस कारण से रहा कि जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड यमुना का है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये किसके द्वारा ये देखा गया, तो ये जो हाई लेवल कमेटी है, हाई लेवल कमेटी फॉर रिजुविनेशन ऑफ यमुना, उन्होंने बताया कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड यमुना का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इस कारण से ये देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में हो जाता है और हमारे लिए थोड़ा सा यूजेबल है, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं कॉमनली यूज्ड वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो ये क्या है BOD, जैसे कि इसमें क्या यूज़ किया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें देखा जाता है कि जो वाटर में ऑक्सीजन का कितना मतलब एक डिजोल्व है कितना %, तो इस तरह से इसको मेजर किया जाता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मैरीन होते हैं उनके लिए भी बेनिफिटेड होता है। तो और जितना डर्टी रहेगा उसमें कम ऑक्सीजन रहते हैं, ठीक है। तो डर्टी वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन कम रहता है। अब देखते हैं इसमें कि BOD, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यही चीज़ बताया गया मैं जो अभी बता दिया कि अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन जो है ये नीडेड बाई एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म को कितना जरूरी है ऑक्सीजन, ताकि एक फर्दर ब्रेक किया जा सके ऑर्गेनिक मैटर को जो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। तो यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया। हायर BOD इंडिकेट लो DO, ठीक है, एंड हाई पोल्यूशन। तो जैसे कि मतलब अगर हाई BOD है, ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम है, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा है। और अगर डिजोल्व ऑक्सीजन कम है तो पोल्यूशन ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया कि जो पोल्यूटेड वाटर रहता है उसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम रहता है। तो जितना ज़्यादा रहेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहने का मतलब यही है कि डिमांड और ज़्यादा है, ठीक है। तो डिमांड और ज़्यादा यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है तो पोल्यूशन ज़्यादा है। तो बस यही है कनेक्शन। फिर उसी तरह से है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है कि अमाउंट जो होता है डिजोल्व ऑक्सीजन का वो रिक्वायर्ड है किसके लिए, तो ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडेशन के फॉर्म में उसको ब्रेक करना, ठीक है। तो इस प्रोसेस से होते हुए, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से होते हुए जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए COD का यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं वैल्यू ऑफ COD इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन BOD। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि BOD से ज़्यादा ही वैल्यू रहता है COD का, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन मटेरियल को ऑक्सीडेशन के फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है तो पड़ेगा ही।
हायर वैल्यू ऑफ COD इंडिकेट्स पोल्यूशन, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर हायर वैल्यू है COD का, ठीक है, तो पोल्यूशन दिखा रहा है, तो ये चीज़ है। तो दोनों में अप्रोक्स सेम ही है। सेंट्रल वाटर कमीशन, वाह ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है, कैसे है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन, इन्होंने बताया कि 2023 में वाटर लेवल जो है ये रिजर्वायर का बात करते हैं सदर्न स्टेट में, तो वो कम हो गया है, ठीक है, इस कारण से न्यूज़ में रहा है ये। तो जान लेते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन का एक क्या है, एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में वर्क करती है इंडिया में। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिला, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटली अगर बात करते हैं तो ये फंक्शन कर रही है जैसे कि ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, ठीक है। तो ये भी समझना है कि CWC किसके अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसका पर्पस क्या है कि इनिशिएट करना, कोऑर्डिनेट करना, और साथ ही साथ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न स्कीम और जो कोई भी ऐसे कंजर्वेशन और यूटिलाइजेशन होते हैं इस वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड, उसके बीच में एक नेगोशिएशन क्रिएट करना इनका काम है CWC का। और ये इंट्रोड्यूस किया गया फ्लड वॉच ऐप, मतलब जो CWC है उन्होंने फ्लड वॉच ऐप इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये किसके लिए है, तो ये ऑफर करती है रियल टाइम अपडेट प्रोवाइड करने के लिए, जो भी ऐसा फ्लड वाले सिचुएशन आ जाएंगे कंट्री में, या फिर वैसे फोरकास्ट जो कि जनरल पब्लिक के लिए, मतलब बेसिकली ये बेनिफिटेड है, ठीक है। तो उनकी मदद लेकर के ये चीज़ एक तरह से आपको रिपोर्ट, मतलब आपको अपडेट करती है, ठीक है। तो फ्लड वॉच ऐप। जल जीवन वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन, वाह ये अच्छा कैंपेन है, ठीक है, इसको मेंस में भी कोट किया जा सकता है। तो आगे इसमें देख लेते हैं हम लोग। फिर है प्लास्टिक पोल्यूशन नेक्स्ट, तो हो सकता है तो मैं यहीं तक इसको करूँगा, बाकी उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तो जल जीवन वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन कैंपेन, ये क्या है, तो ये किसके अंदर में आता है, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है ये लॉन्च किया है, ठीक है। ये लॉन्च किए कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो अमृत है, ठीक है। तो ये कैंपेन लॉन्च किया, इसके अंदर अमृत के अंदर जो कि पार्टनरशिप है किसके साथ मिल करके, तो NULM, ठीक है, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, और इसके साथ मिल करके एक लॉन्च करते हैं ये मिशन, ठीक है, ये कैंपेन जल जीवन वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन, और इसमें इन्वॉल्वमेंट है अमृत के अंदर किया गया है NULM के साथ मिल करके। तो ये फेज़ 1 में बात करते हैं, तो ये पाया गया कि अलग अलग स्टेट हो गए, यूटीज हो गए, ठीक है, और इसमें भी छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और इनको छोड़ करके, ठीक है, तो इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला, ठीक है। बाकी ये जो है इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, अलग अलग राज्य जो हैं। तो इस कैंपेन का बात करते हैं, तो इसका एम क्या है बेसिकली, तो ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसमें कि वुमेन इन वाटर गवर्नेंस को इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन वाटर गवर्नेंस, ठीक है। तो हर एक जगह रोल प्ले करता है वुमेन का, तो वाटर गवर्नेंस में भी वुमेन का रोल होना चाहिए, इसको इंक्लूड किया गया है, इसका इस कैंपेन का मेन मोटो है, ठीक है। तो ताकि एक और अच्छे से यूज किया जा सके वाटर का जो यूजेस है, ठीक है। इसमें अमृत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ये भी 2015 में, और ये 500 सिटीज़ में देखने को मिला है, ठीक है, सिटीजन टाउन में, ताकि ये जो है एक बेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके फॉर वाटर सप्लाई सेक्टर, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस एंड अलग अलग पार्क एक्सेट्रा में। अमृत 2.0, ठीक है, ये इसका जो टाइम पीरियड था 2021 टू 2025-26 रखा गया। एंड इस बीच में क्या करना है कि एक प्रोवाइड करना है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू फंक्शनल टैप, ठीक है, जो बोला गया ना, हर नल को जल, घर से जल, ठीक है, तो हर घर को जल, ठीक है, वो भी नल से। तो ये वाला जो कैंपेन चल रहा है ये भी यही है अमृत 2.0 में, ठीक है। तो बस इतना है, ठीक है। अब हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड उसके बाद अप्रोक्स आई थिंक ये ख़त्म हो जाएगा पोल्यूशन वाले चैप्टर, और पोल्यूशन वाले चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी। एंड इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।